हेलो वॉन्गशन फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। माफियाज इनोसेंट मिस्टेक का नेक्स्ट पार्ट लेकर मैं आ गई हूँ, तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यीबो को डिनर पार्टी के लिए जाना है, इसलिए जो जियोचैन है वो मेंशन के अंदर अकेला रहेगा। फिर जो यीबो है वो सोयोंग से कहता है कि तुम आज मेरे मेंशन में ही रहोगे और जियोचैन का ख्याल रखोगे, लेकिन हाँ ध्यान रखना जियोचैन को छूना भी मत। ये बात सुनकर जो सोयोंग है वो उसे कहता है ठीक है बॉस, पहले आप उसको छुएंगे, जब आपका मन भर जाएगा फिर आप उसे मुझे दे देना। ये बात सुनकर जो यीबो है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर यीबो अपने मन में ही सोचता है सोयोंग का ऐसा लगता है कि मैं उसे जियोचैन दूंगा, जबकि जियोचैन मैं किसी को भी नहीं दूंगा, ये सिर्फ मेरी है। उसके बाद जो यीबो है वो वहाँ से उठकर चला जाता है। यीबो को एक शहर से दूसरे शहर जाना था, इसलिए यीबो अपने प्राइवेट जेट में चला जाता है। यीबो के साथ उसके कज़न्स और उसके फादर भी चलते हैं। जैसे ही यीबो का जेट एयरपोर्ट पर लैंड करता है और यीबो और उसके बाकी के मेंबर्स जेट से बाहर निकलते हैं, तो यीबो देखता है यीबो के शान में ली फैमिली ने काफ़ी ग्रैंड वेलकम रखा हुआ है। उसके बाद यीबो अपने डैड के साथ अपनी कार में बैठते हैं और यीबो के जो बाकी के कज़न्स होते हैं वो अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं। फिर जो सभी माफिया गाड़ियाँ होती है वो वहाँ से चली जाती है। गाड़ी में बैठे हुए यीबो अपने डैड की तरफ देखकर सोचता है यीबो के जो डैड है वो सारा काम छोड़कर यीबो के साथ आया था ताकि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि यीबो शॉर्ट टेम्पर्ड है। अगर यीबो को ज़रा सा भी गुस्सा आ जाएगा वो सभी की जान लेगा। अगर ज़रा से भी गड़बड़ हो गई तो यीबो के डैड उसे संभाल लेंगे। वहाँ यीबो का जो ख़ानदान है वो काफ़ी शॉर्ट टेम्पर्ड ख़ानदान है। वो जिस भी पार्टी में जाते हैं ऐसा हुआ नहीं है कि उस पार्टी में 3-4 लोगों की जान ना गई हो। यीबो के ख़ानदान के खून में ही है कि सभी लोगों को जल्द ही गुस्सा आ जाता है और वहाँ की जो औरतें होती है उन्हें ज़रा सा भी डर नहीं लगता। हालांकि यीबो के साथ उसके कज़न्स भी आए हुए हैं, लेकिन यीबो को उन पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। वो बस उसके लिए बस नाम के ही कज़न्स हैं। यीबो को अपनी ज़िंदगी में बस एक ही शख्स पे भरोसा है और वो है सोयोंग। सोयोंग इस पार्टी में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर माफिया जितने भी लीडर्स होते हैं वही लोग आ सकते हैं। सोयोंग वैंग खानदान का नहीं है, इसलिए सोयोंग पार्टी में नहीं आ सकता है। यीबो को इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा सिर्फ और सिर्फ सोयोंग पर है, क्योंकि जब सोयोंग छोटा सा था, 15 साल का था, सोयोंग के डैड यीबो के घर में शेफ़ का काम किया करते थे। सोयोंग की फैमिली का जितना भी खर्चा होता था वो यीबो के फैमिली ही उठाया करती थी। यीबो और सोयोंग बचपन के ही दोस्त थे। एक दिन सोयोंग के डैड के किसी ने कान भर दिया और उससे कहा अगर वो वैन किरान के एक लौते बेटे यीबो की जान लेंगे तो जो सोयोंग के डैड है वो भी एक माफिया बन जाएंगे और उनके पास बेशुमार दौलत होगी। ये बात सुनने के बाद सोयोंग के डैड जो होते हैं वो सोचते हैं कि वो यीबो की जान लेंगे। जैसे ही सोयोंग को ये पता चलता है तो वो यीबो के सामने ही अपने डैड के सर में गोली मारकर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद जो यीबो है उसे सोयोंग के ऊपर पूरा भरोसा होता है कि सोयोंग जो है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन यीबो को कभी भी धोखा नहीं देगा। यीबो के डैड हमेशा ताक पे रहे। सोयोंग के डैड की मौत के बाद यीबो के डैड हमेशा चाहते थे कि वो सोयोंग की जान ले ले, यहाँ तक कि उन्होंने बहुत बार पार्टी में कोशिश भी की कि वो सोयोंग की जान ले ले, लेकिन जो सोयोंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है और काफ़ी ज़्यादा ब्रेव भी होता है। वो हमेशा अपने आप को बचा लेता है। यीबो के डैड को हमेशा इस बात की टेंशन रहती है जब भी किसी के फैमिली मेम्बर को मारा जाता है, उसकी जो फैमिली होती है वो रिवेंज ना ले, इसलिए यीबो के डैड हमेशा उनकी फैमिली को भी मार डालती थी। लेकिन इस बार जो सोयोंग है वो जिंदा था। यीबो के डैड को इस बात की टेंशन थी कहीं वो अपने डैड का बदला लेने के लिए वापस उसके बेटे की जान ना ले ली, इसलिए उसे सोयोंग पर ज़रा सा भी भरोसा नहीं होता है। लेकिन यीबो के लिए सोयोंग उसका सगा भाई जैसा ही होता है। यीबो और उसके डैड का काम करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है। जहाँ पर यीबो के डैड को उसूलों के हिसाब से ही चलना पसंद है, वहीं दूसरी ओर जो यीबो होता है उसके लिए उसके आदमियों का नाम, उनका सरनेम मैटर नहीं रखता, बस उसके आदमी उसके लिए वफादार होने चाहिए। अगर यीबो के किसी भी वफादार आदमी की जान भी चली जाती है तो यीबो उसका खून उसके कातिल को कभी भी माफ़ नहीं करता। उसके लिए उसके वफादार आदमी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। यीबो की गाड़ी आगे चल रही थी और उनके पीछे गार्ड्स और उसके कज़न्स की ब्लैक कलर की लाइन में गाड़ियाँ चल रही थी। यीबो गाड़ी में ही बैठकर सोच रहा होता है अगर उसके डैड ने ज़बान नहीं दी होती और पॉलिटिक्स का मामला नहीं होता
तो ईबो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करता। जहाँ एक तरफ वैन कॉरपोरेशन के पास टेरिटरी है, आदमी है, तो दूसरी ओर जो ली कॉरपोरेशन है उनके पास नारकोटिक्स का सबसे बड़ा बिजनेस है और पॉलिटिक्स में उनके भाई भी है। जैसे ही ईबो की गाड़ी ली मैंशन के नज़दीक जाती है तो ईबो को खिड़की से ही ली मैंशन दूर से ही नज़र आता है। जैसे ही ईबो ली मैंशन पहुंच जाता है और गाड़ी से उतरता है, ली फैमिली जो होती है, मिस्टर ली, उनकी वाइफ और मे, सभी लोग ईबो का ग्रैंड वेलकम करते हैं। मे जैसे ही ईबो को देखती है तो वो भागते हुए ईबो के पास आती है, उसकी बाहों में बाहें डालती है और वहीं पर खड़ी रहकर ईबो की तरफ स्माइल देती है। ईबो हर एक के साथ हैंडशेक करता है और अंदर की तरफ चला जाता है। मे जो होती है वो ईबो के बाहों को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती है। फिर मे ईबो से कहती है, आज मैं तुम्हें अपने कज़न से मिलाती हूँ। ना चाहते हुए ईबो जो होता है वो चुपचाप मे के साथ साथ चला जाता है। मे जो होती है पहले वो ईबो को अपने कज़न से मिलाती है, उसके बाद अपने दोस्तों से और भी बहुत सारे लोगों से। ईबो को इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए वो पूछता नहीं है कौन क्या करता है, वो बस चुपचाप हेलो ही बोलता रहता है। ईबो तो बस इंतज़ार में था कि मे उसकी बाहें कब छोड़ेगी और ईबो कोने में जाकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ईबो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। मे जैसे ही ईबो को छोड़ देती है, ईबो बिना सेकंड गवाए बैल्कनी की तरफ चला जाता है। बैल्कनी के पास पहुंचते ही ईबो जो होता है वो अपनी टाई को थोड़ा लूज़ करता है, उसके बाद वो सिगरेट जलाता है। ईबो जैसे ही सिगरेट को इनहेल करता है तभी ईबो के मोबाइल पे रिंग आती है। बिना मोबाइल के ऊपर नाम देके ही ईबो फ़ोन को रिसीव करता है तो वहाँ से आवाज़ आती है, स्वीटी तुमसे बात करना चाहती है। दूसरी ओर सोयोंग की आवाज़ थी। स्वीटी नाम सुनते ही जो ईबो है वह अपनी आईब्रो को रेस करता है और उसे कहता है, स्वीटी कौन? तभी सोयोंग उसे कहता है, जैन, मैं जैन के बारे में कह रहा हूँ। अभी सोयोंग बोल ही रहा था, पीछे से चिल्ला कर जैन कहती है, बो। जैन की आवाज़ सुनते ही जो ईबो होता है, जैन की आवाज़ सुनते ही ईबो जो होता है वो जवाब में कहता है, जैन। तभी जो जैन है वो सोयोंग के हाथ से फ़ोन खींच कर ईबो से बात करके कहती है, ये यहाँ पर क्यों है? तो ईबो कहता है, इसे इसीलिए वहाँ पर रखा गया है ताकि ये तुम्हारा ख्याल रख सके। ये बात सुनते ही जो जैन है वो गहरी सांस छोड़ता है और धीरे धीरे कहता है, मुझे ये पसंद नहीं है। जैन की साई सुनते ही ईबो का जो दिल है ना वो टूट जाता है। फिर ईबो जैन से कहता है, ये वहाँ पर इसलिए नहीं है कि तुम उसे पसंद करो, ये बस वहाँ पर तुम्हारा ख्याल रखेगा। जवाब में जैन उसे कहती है, वैन किंग को भेजो। तो ईबो जवाब में उसे कहता है, वैन किंग वो तो अपना ख्याल नहीं रख सकती है, तुम्हारा क्या ख्याल रखेगी? जैन उससे पूछती है, तुम कब वापस आओगे? आज तक कभी भी ईबो से किसी ने इस तरह डिमांड होकर कोई भी सवाल नहीं पूछा था और ईबो उसके सामने हमेशा पिघल जाता है। जैन के सामने जो ईबो है वो काफ़ी अच्छा इंसान है। जैन को पता नहीं है ईबो की रियल, जैन के सामने ईबो काफ़ी अच्छा इंसान है। जैन को ईबो की असलियत नहीं पता कि ये करता क्या है, ये है कौन। और ईबो को सबसे ज़्यादा यही पसंद है कि जैन को नहीं पता कि ईबो अच्छा इंसान है या बुरा। और ईबो हमेशा चाहता है कि जैन को कभी भी पता न चले कि ईबो की असलियत है क्या। जैन की बात सुनने के बाद ईबो अपनी मुंह से स्मोक बाहर निकालता है और फिर जैन से कहता है, मुझे नहीं पता। ये बात सुनते ही जो जैन है वो बस एक ही अल्फाज कहता है, ओह। तभी ईबो से कहता है, अगले हफ्ते से तुम्हारी क्लासेस शुरू होने वाले हैं। ये बात सुनते ही जैन कहता है, क्लासेस? रियली? सच में? तो ईबो जवाब में उसे कहता है, हाँ। ये बात सुनते ही जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और चिल्ला के कहती है, ओ माय गॉड, शुक्रिया बो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। ये बात सुनते ही जो ईबो होता है वो अपनी फिंगर्स में सिगरेट को रोल करता है। फिर वो सोचता है कि काफ़ी सारे तरीके हैं कि तुम शुक्रिया अदा कर सकती हो। तभी जो जैन है वो फ़ोन पे कहती है, बोलो ना मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकती हूँ। ये बात सुनते ही वो गहरी सांस छोड़ता है और फिर सोचता है, इस बेवकूफ़ को यही नहीं पता कि इसके अल्फाज कितने भारी हैं। आने वाले कुछ दिनों में इसके अल्फाज भी अब मेरे ही होंगे। तभी सोयांग पीछे से चिल्ला के कहता है, तुमने इसे क्या कहा? ये कहने के बाद सोयांग जैन के हाथ से फ़ोन खींच लेता है। जैन जो है वो पाउट करता है। तभी ईबो से कहता है, क्या हुआ? तो सोयांग उसे जवाब में कहता है, आह कुछ नहीं, ये बेवकूफ़ इसने मुझे परेशान कर दिया है। इतनी देर में ही जो जैन होता है वो वहाँ से चली जाती है। सोयांग पीछे मुड़कर जैन की बॉडी की तरफ देखता है और विसल करता है और फिर फ़ोन पे कहता है, ओह इसकी बॉडी कितनी सेक्सी है। जैसे ही ईबो ये बात सुनता है, ईबो गुस्से से चैकल करता है और फ़ोन को टाइटली पकड़ता है। तभी सोयांग फ़ोन पे उसे कहता है, डोंट वरी बॉस, मैंने आपको अपने अल्फाज दिए हैं।
जब आपका मन इससे भर जाएगा तब आप मुझे दे देना, मैं इंतज़ार कर लूँगा। ईबो फिर फ़ोन रख देता है, लेकिन सोयोंग की बात सुनकर कि उसे जैन को सोयोंग को बाद में देना होगा। इससे ईबो का जो चेस्ट है वो टाइट हो जाता है। फिर ईबो अपने मन में ही सोचता है, जैन ऐसी नहीं है, जैन काफ़ी ज़्यादा प्योर और बोली है, वो हम जैसे आदमियों के लिए नहीं बनी है। जिस तरह मैं और सोयोंग इसके बारे में बात करते हैं, हम दोनों इसके लायक नहीं हैं। हालांकि ये दिमाग से बेवकूफ़ है, इस बेचारी को ये नहीं पता दुनिया में काम कैसे होता है, हम जैसे आदमी काम कैसे करते हैं। फिर ईबो आसमान की तरफ देखता है। आसमान की तरफ देखते ही ईबो जो है वो अपने मन में ही जियांग को बद्दुआएं देता है और कहता है, साले जहन्नम की आग में जल कर राख हो जाओ, तुम्हें पता भी है तुमने इसके साथ क्या कर दिया है। तभी अचानक से ईबो के पीछे से आवाज़ आती है, तुम किससे बात कर रहे हो। आवाज़ सुनते ही ईबो पहचान जाता है कि उसके पीछे मे है। ईबो जो है फिर वो अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसका सर आसमान की तरफ ही था। फिर वो अपने आप के साथ सोचता है, ओह एक आदमी शांति में अपने आप के साथ कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है। ये सोचने के बाद ईबो फिर साई करता है, अपना सर झुकाकर उसके हाथ में जो सिगरेट था वो उस सिगरेट को फ्लोर पे फेंकता है और अपने जूते से उसे मसल देता है और उसको बुझा देता है। जैसे ही वो उस सिगरेट को बुझा रहा होता है वो मे से कहता है, कोई नहीं। मे जो होती है वो ईबो की तरह स्माइल करती है, लेकिन ईबो जानता है कि मे उसके सामने ये स्माइल झूठ मूठ का कर रही है। वो बस अपने फाइनेंस के सामने अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर रही है और कुछ भी नहीं। तभी जो मे है वो ईबो से कहती है, मैं तुम्हें चारों ओर ढूंढ रही थी, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। ये बात सुनते ही ईबो अपने शोल्डर को रोल करते हुए कहता है, आह तुम्हारे कितने कजन्स हैं। जिस हिसाब से ईबो अपने शोल्डर को रोल करता है उसका जो हाथ है वो थोड़ा बहुत रेज हो जाता है। ये देखकर जो मे है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, वो ईबो के हाथ की तरफ देख रही होती है और अपने कदमों को पीछे की तरफ लेकर चली जाती है। जिस तरह वो ईबो के हाथ की तरफ देख रही थी ऐसा लग रहा था कि उसे लगा कि ईबो उसे अभी थप्पड़ मारने वाला है। मे जो है वो अपनी थूक को निकलती है। फिर वो ईबो से कहती है, मेरा कज़न नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम भाई से मिलो, मेरा गॉड फादर। भाई का नाम सुनते ही ईबो जो है वो अपनी आईब्रो को रेस करता और कहता है, भाई। भाई जो होता है वो चाइना में ड्रग लॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ईबो ने इसका नाम तो सुना था लेकिन कभी मुलाकात की ही नहीं थी। इससे मिलना कोई आसान बात नहीं है। तभी जो मे है वो अपना सर हाँ में नोट करती है और कहती है, हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो तुमसे वैन रोहान और कौन था। तभी वो कहता है, जियांग। ये बात सुनते ही जो मे है वो अपना सर हाँ में नोट करती है और कहती है, हाँ एग्जैक्टली, जियांग फैमियान, तुम जानते हो उसे। फिर ईबो अपना सर नोट करके कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, एक वक्त पे वो मेरे साथ काम किया करता था। भाई इस वक्त कहाँ पर है, मुझे उसके पास जाना है। ये बात सुनते ही जो मे है वो इशारा हॉल की तरफ करती है। फिर ईबो और जो मे है वो दोनों हॉल के अंदर चले जाते हैं। जो बाई होता है वो ईबो के फादर के साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं और ज़ोर से किसी बात को लेकर हंस रहे होते हैं। जैसे ही ईबो बाई की तरफ चल रहा होता है, लेकिन ईबो के दिमाग में एक ही बात होती है कि जो बाई है वो जियांग फैमियान के बारे में क्या जानता है। चलते चलते ईबो बाई के नज़दीक पहुंचता है और बाई की नज़र ईबो पे पड़ती है। जैसे ही बाई ईबो को देखता है तो बाई ईबो की तरफ देखकर स्माइल करता है। दूसरी ओर जैन जो होती है वो आज देर से नींद से जाग गई थी। उसने अपने दांतों को ब्रश भी कर लिया, शावर भी ले लिया और ब्लू कलर का ड्रेस भी पहन लिया। उसके बाद फिर वो डाउनस्टेयर्स किचन की तरफ चली जाती है। जैसे ही वो किचन में चली जाती है तो वो देखते हैं कि सभी शेफ्स जो है वो ब्रेकफास्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा बिजी है। ऑब्वियसली वो सभी सोयांग के लिए ही ब्रेकफास्ट बना रहे थे। तभी जो जैन है वो अपना गला साफ करने के बाद सबसे कहता है, हाय। जैन का हाय सुनते ही सभी जैन की तरफ देखते हैं, लेकिन वो कोई भी जवाब नहीं देते। फिर चुपचाप वो दोबारा अपना काम करना शुरू कर देते हैं। कल पूरा दिन जैन ने सोयांग के साथ ही बिताया और जैन को पता चल गया कि उसे सोयांग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सोयांग ने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, उन चीज़ों को लेकर उससे बातें कर रहा था जो चीज़ें जैन को पता ही नहीं है। वो जानबूझकर जैन को इरिटेट करा रहा था, उसे एहसास दिला रहा था कि उसे कुछ भी नहीं पता। तभी एक नौकरानी जैन के पास आती है और उससे कहती है, मैडम आप ब्रेकफास्ट में क्या लेंगे। तो जो जैन है वो जवाब में उसे कहती है, मुझे चीटोस चाहिए। चीटोस का नाम सुनते ही वो जो नौकरानी होती है वो जैन से कहती है, ची 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 क्या। तो जैन उसे कहती है, नहीं नहीं, चीटोस चीटोस।
सीरियल है। जितने भी शेफ वहाँ पर थे वो सभी एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही एक्सप्रेशन था जब पहली बार जैन ने उनसे चिप्स मांगे थे। तभी वो नौकरानी उससे कहती है, मैम ये तो नहीं है, मैं किसी को बेच देती हूँ ताकि वो उसे खरीद के लाए। जैन अपना सर हाँ में नोट करती है और चुपचाप लिविंग रूम चली जाती है ताकि वो कुछ देर तक टीवी देख सके। जैसे ही वो काउच पे बैठ जाती है ताकि वो टीवी देख सके, तभी अचानक से सोयंग भी आ जाता है और उसे कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीटी। सोयंग की आवाज़ सुनते ही जो जैन है वो अचानक से जंप करती है। फिर वो अनोइंग एक्सप्रेशन के साथ सोयंग की तरफ देखती है और कहती है, ये यहाँ पर भी है क्या? ये हर जगह क्यों घूमता रहता है जैसे कि इसी की जगह है। तभी सोयंग जैन के बगल में काउच के ऊपर बैठ जाता है और जैन के हाथ से टीवी का रिमोट खींच कर ले जाता है। ये देखकर जो जैन है वो उसे कहती है, हे रिमोट कहाँ ले जा रहे हो? तो सोयंग उसे कहता है, मुझे कार्टून नहीं देखनी है, ठीक है। ये कहने के बाद जो सोयंग है वो एक एक्शन मूवी लगा लेता है जिसमें ज़्यादातर मर्डर और गोलियां चलने का ही सीन होता था। जब भी कभी एक्शन का सीन आता था सोयंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता था। जब भी किसी का मर्डर होता था तो सोयंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता था। ये देखकर जो जैन है वो उससे कहती है, तुम्हें इसमें क्या खुशी मिलती है कि किसी का मर्डर हो गया या कोई गोली चला रहा है? सोयंग उसकी तरफ देखकर ज़ोर से हंसता और कहता है, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगता है। जैन को सोयंग काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। फिर जैन मन में ही सोचता है, ये कितना अजीब है। मेरे डैड तो हमेशा एक फैमिली कॉमेडियन क्यूट सी मूवी ही लगाते थे या तो कोई एनिमेटेड मूवी चलाते थे। उन मूवीज़ को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था, मैं काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस करती थी। तभी जैन के दिमाग में ईबो की बात आती है कि कल उसने ईबो से बात की थी और ईबो ने उससे कहा कि वो जल्दी कॉलेज आने वाली है। जैन को स्माइल करता हुआ देखकर सोयंग जैन से पूछता है, तुम स्माइल क्यों कर रही हो? सोयंग की बात सुनकर जो जैन है वो गुस्से से सोयंग की तरफ आंखें टकरा कर देखकर उसे कहती है, कुछ नहीं। जैन को गुस्सा करते हुए देखा जो सोयंग है वो झूठ मूठ का पाउट करता और उसे कहता है, ओह स्वीटी को ये पसंद नहीं आया क्या? हम लोग फ्रेंड्स नहीं हैं? तभी जो जैन है वो इरिटेट होकर सोयंग से पूछती है, क्या तुम कोई काम करते हो? जवाब में सोयंग कहता है, हाँ मैं काम करता हूँ। जैन कहती है, अच्छा बेबी सिटिंग का काम करते हो? ये बात सुनकर सोयंग मुस्कुराकर जैन से कहता है, चलो फाइनली तुम मान गई कि तुम एक छोटी सी बेबी हो। ये बात सुनकर जो जैन है वो उसे कहती है, नहीं मैं बच्ची नहीं हूँ। सोयंग कहता है, हाँ तुम हो। तो जैन कहती है, तुम कितने अनोइंग हो, तुम मुझे कितना परेशान करते हो। तभी जो सोयंग है वो उसे कहता है, अच्छा मैं तुम्हें परेशान करता हूँ, तुम भी तो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हो। ये बात सुनकर जो जैन है वो उसे कहती है, मैंने तुम्हें कब डिस्ट्रैक्ट किया? ये बात सुनते ही सोयंग जैन की बॉडी को ऊपर से नीचे तक देखता है, पहले उसके चेस्ट की तरफ फिर उसके थाइस की तरफ जो कि दिख रहे थे। सोयंग का जो एक्सप्रेशन होता है वो भी चेंज हो जाता है। ये देखकर जो जैन है वो थोड़ा एम्बेरस हो जाती है। तभी जो सोयंग है वो जैन के नज़दीक आता है, लेकिन जो जैन होती है वो सोयंग के हाथ से रिमोट खींच लेती है। ये देखकर जो सोयंग है वो दोबारा जैन के हाथ से रिमोट खींचता है। इसी छीना छपटी में जो सोयंग है वो अचानक से जैन के बालों को टाइट पकड़ता है, उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल नज़दीक लाता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के गुस्से से उसकी तरफ देखता है। जैन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर जो सोयंग होता है उसकी आंखें भी डार्क हो जाती है, उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जैन को कुछ भी समझ में नहीं आता। सोयंग ने एक हाथ से जैन के बाल पकड़े थे, दूसरे हाथ से वो उसकी स्कर्ट को टाइट पकड़ता है और कोशिश करता है कि वो उसकी स्कर्ट को ऊपर की तरफ खींचे। सोयंग जो है वो फिर जैन के होंठों के नज़दीक आता है। वो जैसे ही जैन के होंठों को छूने ही वाला था वो तभी रुक जाता है। जैन जो होता है तब तक उसने अपनी आंखें बंद की थी और अपने हाथों की जो मुट्ठी होती है उसे भी टाइट कर लिया था। सोयंग का जो दूसरा वाला हाथ था वो जैन की स्कर्ट के अंदर था। जैन को महसूस होता है कि ये कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जैन को ये पता नहीं था कि सोयंग कर क्या रहा है। जैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी जो सोयंग है उसे याद आता है कि उसने अपने अल्फाज ईबो को दिए हैं। तभी अचानक से सोयंग जैन को छोड़ देता है। जैसे ही जैन रिलीज़ हो जाती है, जैन सबसे पहले अपनी स्कर्ट को ठीक कर देती क्योंकि सोयंग ने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया था। फिर जो सोयंग है वो काउच से उठ जाता है, लेकिन सोयंग का जो एक्सप्रेशन जो पहले डार्क हुआ था अब वो नॉर्मल हो गया था। लेकिन जो जैन है वो भागते हुए ऊपर सीढ़ियों से अपने कमरे की तरफ चली जाती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। उसने ऐसा कभी भी महसूस किया नहीं था। और जो सोयंग होता है वो अपने लिप्स को लिकिंग करता है, लेकिन वो उस मेंशन से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से चला जाता है तभी जो सोयंग है वो पहले वैंकिंग को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है, प्लीज़
प्लीज़ तुम यहाँ आओ और जैन का ख्याल रखो, जैन यहाँ मेंशन में अकेली है। दूसरी ओर जैसे ही जैन अपने बेडरूम में पहुँचती है, वो जल्दी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और बेड के ऊपर लेट जाती है। वो बेड के ऊपर जो कवर होता है उसे अपने सर के ऊपर लेती है और अपनी बॉडी को कवर करती है। जैन काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, उसे पता था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था। जैन रोना चाह रही थी, उसकी आँखें जो होती है वो भी गीली हो जाती है। वो अपनी मॉम को मिस करती है कि काश उसकी मॉम उसके पास होती तो वो अपनी मॉम को बताती, लेकिन उसके पास इस वक्त कोई भी नहीं था। जैन अपना सर झुकाकर रो रही होती है। रोते हुए कब जैन को नींद आ गई, जैन को पता ही नहीं चला। कुछ टाइम के बाद जब जैन सो रही थी, अचानक से उसके कमरे का जो दरवाज़ा होता है कोई ज़ोर से खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से जो जैन है उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो बेड के ऊपर बैठ जाती है और सोचती है, क्या मैं दरवाज़ा खोलूँ या नहीं? क्या पता ये सोयोंग हो, जो कुछ भी उसने कुछ देर पहले मेरे साथ किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हुआ। मैं दरवाज़ा खोलूँ या नहीं? तभी अचानक से दोबारा दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और साथ ही में वैंकिंग की भी आवाज़ आती है। वैंकिंग की आवाज़ सुनते ही जैन के होंठों पे स्माइल आ जाती है, तो वो भागते हुए दरवाजे के पास जाती है। वो दरवाज़ा खोलती है और वैंकिंग को देखते ही वो रिलीफ महसूस करती है। वैंकिंग को जब भी जैन देखती है तो वो अपने आप को शांत महसूस करती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी फैमिली उसके साथ है। वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। जैसे ही वैंकिंग की नज़र जैन पे पड़ती है, जैन भागते हुए वैंकिंग के पास जाती है और उसको टाइट गले लगाती है। ये देखकर जो वैंकिंग है वो उसे कहती है, हे क्या तुम ठीक हो? ये कहते हुए जो वैंकिंग है वो जैन की पीठ पर अपना हाथ फेरती है, उससे कहती है, मुझे बोलो सब ठीक है ना? वैंकिंग को छोड़ते हुए जैन जो है वो वैंकिंग की तरफ स्माइल करती है और उससे कहती है, सब ठीक है। उसके बाद जैन और वैंकिंग दोनों बेड के ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे ही वैंकिंग बेड के ऊपर बैठती है तो वो जैन से कहती है, ओ तुम्हारा बेड कितना सॉफ्ट है और तुम्हारा बेड तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। लेकिन जो जैन होती है वो चुपचाप फ्लोर पे बैठी हुई होती है और उसने अपनी नीज़ को अपने चेस्ट के साथ फोल्ड करके रखा था। वैंकिंग बात कर रही होती है, लेकिन तब भी जैन की नज़र वैंकिंग की नेक पे पड़ती है। वैंकिंग की नेक के ऊपर बाइट का निशान था। ये देखकर जैन वैंकिंग से पूछती है, तुम्हारे गले पर चोट लगी है क्या? ये बात सुनते ही वैंकिंग जो है वो अपने गले पर हाथ रखती है और उससे पूछती है, कहाँ चोट लगी है? तो जो जैन है वो उसे उसके निशान के पास उसको दिखाती है। ये देखकर जो वैंकिंग है वो स्माइल करती है, उससे कहती है, तुम सच में बहुत छोटी हो और काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट, तुम्हें पता नहीं है ये क्या है। तो जो जैन है उसे कहती है, क्या मुझे नहीं पता। फिर जो वैंकिंग है वो जैन के नज़दीक आकर उसके बगल में बैठकर उसको कहती है, जब मैं यहाँ पर 3 दिन तक तुम्हारे साथ थी, मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था और वो सेक्स डेमॉन बन गया था, इसलिए उसने मुझ पर डेमॉन बनकर अटैक किया है। कोई बात नहीं है, ये ऐसा चलता रहता है। लेकिन जो सेक्स डेमॉन का वर्ड होता है ये जैन के दिमाग में बैठ जाता है। जैन जो होती है वो अपने घुटनों की तरफ देखती है और सोचती है, सेक्स डेमॉन, बर्ड्स और बीस सेक्स, ये सब कुछ क्या होता है? अगर मैं इसे पूछूं तो क्या ये मुझे बताएगी? कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगी? फिर जो जैन है वो करेज करती है और वैंकिंग से पूछती है, वैंकिंग अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगी ना? वैंकिंग अपनी आईब्रो को रेज करते हुए उसे कहती है, क्या पूछना है पूछो। तो जैन अपना सर उठाकर वैंकिंग की तरफ देखकर उसे कहती है, नहीं पहले प्रॉमिस करो तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाओगी, तुम मुझ पर हंसोगी नहीं। वैंकिंग जो होती है वो अपनी आंखों को रोल करती है, उसे कहती है, अरे बाबा मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं हंसूंगी नहीं, बोलो। तो भी जो जैन है वो धीरे धीरे वैंकिंग से कहती है, वैंकिंग क्या तुम मुझे बताओगी कि सेक्स क्या होता है?